प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी और पिछले वीडियो में हमने पूरे किए थे 252 नंबर प्रश्न तक। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न जो कि 253 नंबर प्रश्न से शुरुआत है। यह प्रश्न यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही उन अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसमें हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, और वैसे है सीरीज में 253 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है कि गवर्नर जनरल ने प्रांतों में आरक्षित विषयों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में पता है, 1909 में मार्लिमेंटो सुधार था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गवर्नर जनरल प्रांतों में आरक्षित विषयों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, बात सही है, गलत नहीं है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है कि गवर्नर जनरल केंद्रीय विधायिका द्वारा अस्वीकार किए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही कहा गया था, बात ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पूछा गया है गलत कौन सा है, तो जब गलत कोई नहीं है तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। गवर्नर जनरल ने प्रांतों में आरक्षित विषयों पर पूर्ण नियंत्रण बना रखा, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। गवर्नर जनरल अनुदान में कटौती को बहाल कर सकता है, अनुदान में अगर कटौती हो रही तो उसको बहाल कर सकता है। केंद्रीय विधायिका द्वारा अस्वीकार किए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता है। ध्यान रखना है क्या क्या करेगा, अनुदान में कटौती को बहाल कर सकता है, केंद्रीय विधायिका द्वारा अस्वीकार किए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हुए। और कब आया था ये, 1919 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो गांधी जी ने 1916 में अखबार इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी, सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है कि गांधी भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह के दौरान सविनय अवज्ञा लागू करते हैं या लागू किए थे। तो सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा लगा इनका, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था, तो बात तो सही है दूसरा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी। पहला स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं गलत क्यों भाई। गलत है कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, हमने इसके बारे में बताया इंडियन ओपिनियन के बारे में, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी गांधी जी ने, 1903 में, न कि 1916 में। गांधी भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह के दौरान सविनय अवज्ञा लागू किए हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है गुजरात में प्लेग के कारण किसानों के करों के छूट की अधूरी मांग के कारण खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, सही है। गुजरात में प्लेग के कारण किसानों के करों की छूट की अधूरी मांग के कारण खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल आप जानते हैं गांधी जी थे, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो गया, डी। सही उत्तर डी है। ठीक है, अब देखते हैं 1918 में सूखे के कारण हुआ था, प्लेग के कारण नहीं हुआ था। ठीक, तो गुजरात में 1918 में सूखे के कारण खेड़ा जिले में
फसलें खराब हो गई थी, तो सूखे के कारण किसानों के करों की छूट की अधूरी मांग के कारण खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह में थे, ना कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय। ठीक, तो खेड़ा सत्याग्रह महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए, तो सही उत्तर क्या था इसका? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने अराजक और क्रांतिकारी अपराध बिल के खिलाफ मतदान किया था। 1919 की बात हो रही है इसमें, कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित जो भारतीय सदस्य थे वो अराजक और क्रांतिकारी अपराध बिल के खिलाफ मतदान किए थे। तो सही है कि गलत है? बात तो सही है, ठीक है ना। दूसरा है कि रौलट एक्ट के तहत गठित न्यायिक जो पैनल है, यहां तक कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? रौलट एक्ट के तहत गठित न्यायिक पैनल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य साक्ष्य को भी स्वीकार नहीं कर सकता है। मतलब रौलट एक्ट है, इसमें एक गठित किया गया था न्यायिक पैनल, जिसके तहत क्या था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, इसी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ जिसके तहत स्वीकार्य साक्ष्य को भी स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके? सही हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और पूछा गया गलत कौन सा है, तो दोनों स्टेटमेंट जब सही है तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हुआ डी। हाँ, डी सही उत्तर इसका। देखते हैं क्या है। अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम लोकप्रिय रूप से रौलट एक्ट बोलते हैं। रौलट एक्ट, ठीक है, काला कानून, समझ गए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने अराजक और क्रांतिकारी अपराध विधेयक 1919 के खिलाफ क्या किए थे? मतदान किए थे। पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा, उसके आगे क्या है, हालांकि उन्हें आधिकारिक प्रत्याशियों द्वारा उतारा गया था, सभी चुने हुए भारतीय सदस्य, जिनमें कौन कौन थे, ध्यान रखना, भारतीय सदस्य कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक, ये लोग शामिल थे, ने विरोध में क्या किया? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो कौन कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक। तो ध्यान रखना इनके नाम भी, जिन्होंने इस्तीफा दिया था किसके एवज में? रौलट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेटमेंट इस हिसाब से सही हुआ। अब दूसरा स्टेटमेंट कैसे सही है? रौलट एक्ट के तहत गठित न्यायिक पैनल जो था, वहां पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार जो भी साक्ष्य थे उनको स्वीकार नहीं कर सकता है। न्यायिक पैनल जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार साक्ष्य को भी स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, ये व्यवस्था की गई थी रौलट एक्ट में। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की हत्या कर दी। गलत है, माइकल ओ डायर थे। ठीक है, ध्यान रखना, रेजिनाल्ड नहीं, माइकल ओ डायर थे। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, कोई भी भारतीय हंटर कमीशन का हिस्सा नहीं था। तो गलत है, कोई भी, ध्यान रखना है शब्दों पे भी, क्योंकि जोर देने वाला शब्द है कोई भी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, सही पूछा गया था, इसलिए डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। डी इसका सही उत्तर। हाँ, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। माइकल ओ डायर कौन है? जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय ये वहां का कमिश्नर था। ठीक है, कमिश्नर मतलब एक सरकारी पोस्ट पे था।
अब ये कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ कोई ऊंची पोस्ट थी इसकी, ठीक, माइकल ओडायर की, इसलिए इसको मारे थे उधम सिंह जाके। इसके आगे हंटर कमीशन के सदस्यों में 3 भारतीय थे भाई, 1-2 की बात नहीं, 3 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आपको बता दें 2 डायर हैं, एक है माइकल ओडायर ये, और एक है रेजिनाल्ड डायर। तो जो रेजिनाल्ड डायर है, गोली चलवाई थी उसने, रेजिनाल्ड ने, ठीक है। क्या नाम है इसका, नाम देख लेते हैं, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। गोली इसने चलवाई है जलियांवाला बाग में, और उस समय प्रशासन में कौन वहाँ पे बैठा, माइकल ओडायर, ठीक है। उधम सिंह को का मानना था कि अगर माइकल ओडायर एक्शन ले लेते तो ऐसी ये वाली स्थिति नहीं आती वहाँ पे, ठीक है। इसलिए उधम सिंह इसको जिम्मेदार मानते हैं, ना कि रेजिनाल्ड डायर को, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आज आधुनिक भारत है, ठीक है। तो देखिए इसमें बताना कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है हमें, ठीक। अब देखिए कैसरे हिंद पदक, कैसरे हिंद की जो उपाधि है वो किस लिए दी जाती है, असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था, तो गलत है। भारत सरकार नहीं, ब्रिटिश सरकार देती थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार दे रही थी वो। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को भी मिली है, और किसको मिली है, कमेंट में बताना है, ठीक। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए कैसरे हिंद की उपाधि दी से सम्मानित किया गया था, नहीं, गलत है ये, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, किसी की सेवा करने के लिए नहीं दी गई थी इनको, इन्होंने सहायता की थी, ठीक है, इसलिए उनको दी गई थी। अगला स्टेटमेंट क्या है, महात्मा गांधी ने ड्रैकोनियन रॉलेट एक्ट के विरोध में अपना पुरस्कार लौटा दिया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसके एवज में नहीं लौटाया था उन्होंने लौटाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और उसमें यही नहीं थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने नाइट की उपाधि लौटाई, ठीक है, और भी कुछ लोग रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। बहरहाल यहाँ पे सही पूछा गया है, तो सही एक भी नहीं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, डी इसका सही उत्तर, ठीक है। अब देखिए कैसरे हिंद की उपाधि से गांधी जी को असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए ब्रिटिश सम्राट के द्वारा सम्मानित किया गया था, बात सही है, पहला स्टेटमेंट गलत। महात्मा गांधी को बोअर वार के दौरान, बोअर का युद्ध हुआ था जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय बोअर का युद्ध हुआ था, तो इन्होंने अपनी एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, कब, बोअर के युद्ध के समय, कि अंग्रेज सैनिक जो भी घायल हो रहे हैं, जिनको चोट लग रही है, उनको क्या कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसके एवज में इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी, दक्षिण अफ्रीका में होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। तीसरा गलत हुआ कि ये जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में दिए थे, वापस कर दिए थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। भाई कौन सा कथन सही है देखना है, तो देखते हैं। इसका आयोजन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। इसका आयोजन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था क्या। दूसरा अब देखते हैं, बताते हैं। अभी पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें भगत सिंह शामिल थे, ठीक है, इसमें HRA में नहीं थे, मतलब आयोजन में भगत सिंह नहीं शामिल हुए थे, HSRA में थे वो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य हिंसक क्रांति के द्वारा भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। हिंसक क्रांति के द्वारा क्या करना था, भारत में भी एक संघीय गणराज्य की स्थापना करनी थी, कैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर,
ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है, HRA के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी कहा जाता था। HRA का घोषणा पत्र जो था उसको क्रांतिकारी कहा जाता था। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। सी सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सचिन सान्याल, नाम ध्यान रखना है, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली ने पूर्वी बंगाल में HRA का आयोजन किया था। कौन कौन है भाई? सचिंद्र सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली, ये लोग थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की तर्ज पर इस नाम को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में चुना गया। मतलब इसका नाम जो रखा गया था वो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के तर्ज पे रखा गया था। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, HRA का उद्देश्य एक संगठित सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। बात सही है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ। इस क्रांतिकारी संगठन का घोषणा पत्र जो था उसका नाम था क्रांतिकारी। तो तीन सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था क्योंकि उसमें सचिन सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने पूर्वी बंगाल में HRA का आयोजन किया था। पूर्वी बंगाल का मतलब है आज का वर्तमान का बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 260 नंबर प्रश्न। क्या है कि राजनीतिक संस्था ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन, कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक संस्थाएं रही हैं जिन्होंने समर्थन किया था भारत छोड़ो आंदोलन का? ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी है भाई। मुस्लिम लीग थी क्या? नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? नहीं। हिंदू महासभा? नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी नहीं थी। रियासतें ये भी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऐसी राजनीतिक संस्था नहीं रही है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया? डी हो गया आपका। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। डी है इसका सही उत्तर। अब देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने विरोध किया क्योंकि यह माना जाता था कि यदि ब्रिटिश भारत को अपने वर्तमान राज्यों में छोड़ देते हैं तो अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों को हिंदू बहुमत द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं दिया। दूसरा है, हिंदू महासभा जैसी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का खुलकर विरोध किया था। इन्होंने भी किया था खुलकर विरोध और आधिकारिक रूप से इसका बहिष्कार भी किया लोगों ने। ठीक, आगे भी है MS गोलवलकर। कौन भाई? MS गोलवलकर ने के अधीन RSS ने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। नाम याद रखना, MS गोलवलकर। तो ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस पर तो प्रतिबंध लगा था कम्युनिस्ट पार्टी पर। प्रतिबंध हटाने के लिए साथ ही नाजी जर्मनी के खिलाफ अपने युद्ध में सोवियत संघ की सहायता करने के लिए इसने कई औद्योगिक श्रमिकों द्वारा भारत छोड़ो के समर्थन के बावजूद ब्रिटिश युद्ध के प्रयास का समर्थन किया था। किसने किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली मतलब बारदोली, इतना ध्यान रखना। बारदोली सत्याग्रह है, इसके बारे में कथन बताना कौन सा सही है। तो बारदोली सत्याग्रह जो है आपका क्या है भाई? गुजरात में तालुका बारदोली को बाढ़ और अकाल के कारण भारी नुकसान हुआ था। इस तथ्य के बावजूद बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने कर को 30% बढ़ा दिया था। ठीक है, तो बात सही है। तो गुजरात में तालुका है बारडोली को बाढ़ और अकाल के कारण भारी नुकसान हुआ और इस तथ्य के बावजूद बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने कर को 30% तक बढ़ा दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह किए गए थे। बात सही है। किसानों ने करों के भुगतान से इनकार कर दिया। प्रतिशोध में सरकार ने मवेशियों सहित सभी संपत्ति को जबरदस्ती बंद कर दिया था। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। डी नहीं, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, सॉरी, इसका सही उत्तर क्या है? बी है। बी मतलब 1 और 3 सही है। महात्मा गांधी कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह किया गया था नहीं,
तो बी सही है, एक और तीसरा सही, दूसरा इसका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते क्या है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी और पटेल सहमत थे कि ना तो कांग्रेस और ना ही गांधी सीधे तौर पर खुद को शामिल करेंगे। मतलब कांग्रेस या फिर गांधी सीधे तौर पर खुद को शामिल नहीं करेंगे और संघर्ष पूरी तरह बारडोली तालुका के लोगों के लिए छोड़ दिया गया था। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, पहला और तीसरा सही रहा। अहमदाबाद मिल हड़ताल, अब बात करेंगे हम अहमदाबाद मिल हड़ताल की। तो प्रश्न नंबर 262, क्या है प्रश्न नंबर 262? अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है और कोड के हिसाब से हमें बताना है। ठीक, तो भाई प्लेग बोनस और वेतन वृद्धि के मुद्दे पर मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष हुआ था, बात सही है। ठीक है, प्लेग बोनस था और क्या था कि वेतन वृद्धि के मुद्दे को लेकर क्या हुआ था, मालिक और श्रमिक के बीच क्या हो गया था, संघर्ष हो गया था। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा क्या है, यह पहली बार था जब महात्मा गांधी भारत में भूख हड़ताल पर गए थे, बात सही है, यहीं से इनकी भूख हड़ताल वाली कहानी शुरू होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट है कि कार्यकर्ता 50% की वेतन वृद्धि चाहते थे, जबकि गांधी जी ने क्या किया, 35% के लिए कहा, कि 35% बढ़ाने के लिए कहा, बसने नहीं बढ़ाने के लिए कहा था। ठीक है, वो लोग बोले थे नहीं 50% चाहिए हमें, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं 35% ठीक है। तो इस तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, सही उत्तर डी है। प्लेग बोनस और वेतन वृद्धि के मुद्दे पर मिल सरकारों और श्रमिकों के बीच संघर्ष हुआ था, बात सही है। एक पहली बार था जब महात्मा गांधी भारत में भूख हड़ताल पर गए थे। श्रमिक 50 वर्ष की वेतन वृद्धि चाहते थे, जबकि मिल मालिक जो थे वो कि सिर्फ 20% दे रहे थे। ये भी आता है सवाल कि मिल मालिक 20% की बढ़ोतरी चाहते थे, लेकिन मजदूरों ने क्या किया कि 50% हमको चाहिए। ठीक, तो मिल मालिक 20% चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ना तो आपका ना तो इनका, बीच में हमारा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ना तो 50 ना ही 20, सीधे 35%। तो 35% बोनस देने के लिए मिल मालिक क्या हुए, तैयार हो गए। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर क्या हुआ, डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नारकंडम हॉर्नबिल, नारकंडम हॉर्नबिल जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? नारकंडम हॉर्नबिल है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको बताना है। तो नाम है नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप है ना भारत में, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, दो द्वीप हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या है, नारकोंडम कहाँ पड़ेगा भाई, ये पड़ेगा ना तो पश्चिमी घाट में पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी घाट और अंडमान का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अंडमान, ये पश्चिमी घाट और लक्षद्वीप का थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हमको पता है कि नारकोंडम जो है आपका पड़ता है अंडमान में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, सही उत्तर बी है। नारकोंडम हॉर्नबिल क्या है, एक हॉर्नबिल की एक प्रजाति है अंडमान में, नारकोंडम के भारतीय द्वीप के लिए यह क्या है, लोकल है, यहाँ का नारकोंडम के लिए लोकल है, इसलिए इसको नारकोंडम हॉर्नबिल भी कहते हैं। नारकोंडम हॉर्नबिल में एशियाई हॉर्नबिल की सभी प्रजातियों सबसे छोटी होम रेंज है। नारकोंडम जो हॉर्नबिल है, एशिया में पाई जाने वाली जितने भी हॉर्नबिल हैं उनमें सबसे छोटी प्रजाति है नारकोंडम हॉर्नबिल की। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, IUCN ने इसको लुप्त प्राय घोषित कर रखा है, किसको, नारकोंडम हॉर्नबिल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 264, क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण या गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है
क्या है पहला स्टेटमेंट कि कोरोना वायरस संकट के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। बात सही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना। तो योजना का नाम ध्यान रखना है। इसके तहत क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीएस, टारगेटेड है ना। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त होगा। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ध्यान रखना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए देखते क्या है, सही उत्तर सी है। अब देखते क्या है। प्रधानमंत्री गरीब या ग्रामीण कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे बड़ी, ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लक्ष्य जो है कोरोना वायरस संकट के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना है। यह योजना अंत्योदय अन्न योजना, क्या क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, प्राथमिकता वाले घरेलू राशन कार्डों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को वितरण के लिए राज्यों के शासित प्रदेशों को खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन प्रदान करती है। मतलब अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले जो घरेलू पीएचएच हैं राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को वितरण के लिए राज्यों प्रदेशों को खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन प्रदान करती है। ठीक है, अब अद्यतन के अनुसार जो पात्र लाभार्थियों को जून 2020 के बीच 3 महीने की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 1 किलोग्राम प्रति माह चना है। ठीक है, 5 किलोग्राम गेहूं चावल कुछ भी हो सकता है, 5 किलोग्राम मिलेगा और 1 किलो उसमें चना दिया जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे चना नहीं लिखा गया, भूल गए हम, तो ये ध्यान रखना कि 1 किलोग्राम चना भी मिलेगा हर महीना और 5 किलोग्राम चावल या गेहूं जो भी मिल जाए, या आटा, गेहूं मिलता आटा नहीं देते। ठीक, तो इस समय अवधि को अब 5 और महीनों के लिए बढ़ाया गया है, इसलिए यह अभी जल्दी में समाचार में रहा है। पहले था कि कोरोना काल कब तक चलेगा, 2-3 महीना, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम खिंचता जा रहा है, इसलिए इसका टाइम पीरियड फिर से बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया, अब अगले 5 महीने तक ये जारी रहेगा ये चीज़। ठीक, इसमें कहा जाता है कि 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल हैं। किसमें? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारक इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, चलिए कोई नहीं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर है, निर्भर है ये, आत्म गलत हो गया स्पेलिंग। ठीक है, आत्मनिर्भर निधि योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, नाम क्या है? पीएम स्वनिधि योजना है। इसको शुरू किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना जो पीएम स्वनिधि है, तालाबंदी में ढील देने के लिए, मतलब लॉकडाउन में ढील देने के बाद अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सड़क विक्रेताओं, मतलब जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, सब्जी वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, सब कुल मिला के उन सबको क्या है, सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की सुविधा देना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, किसके द्वारा शुरू किए गए? आवास शहरी मामलों मंत्रालय के द्वारा। और ये रेडी पटरी वाले जो होते हैं, जो सड़क के किनारे अपना ठेला लगा लेते हैं, अपना चाय बेचते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं काम, तो उनको जो है सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक, दूसरा है आगे की योजना के पीछे तर्क है कि कोविड-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन ने सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ठीक है,
वो आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं, जिसे उन्होंने लॉकडाउन दौरान उपभोग किया होगा। इसलिए सह विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी का श्रेय उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए सहायक होगा। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि इसको शुरू किया है आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। आवास और शहरी मामलों मंत्रालय ने 1 जून से इस योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है कि पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है ट्रैवल्स ने पर्यटन मंत्रालय 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? भाई कौन सी योजना शुरू की है? भारत सरकार ने, पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया है। नाम है उसका स्वदेश दर्शन योजना। कब शुरू हुई है ध्यान रखना है, 2014-15 में। ठीक है, 2014-15 में इसको शुरू किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसकी व्याख्या देख लें थोड़ी सी। व्याख्या है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में देश में थीम आधारित योजना सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया। ठीक, ये है एक केंद्रीय योजना है। इस योजना को भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, कौशल भारत, देखिए क्या क्या है इसमें, स्वच्छ भारत अभियान है, कौशल भारत है, मेक इन इंडिया इत्यादि के साथ तालमेल बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें रोजगार सृजन के लिए एक प्रमुख इंजन के रूप में मतलब ये उनके लिए एक छाता, ठीक है, के रूप में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक विकास के लिए ड्राइविंग बल, साथ तालमेल का निर्माण करना शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन को अपनी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान ने क्या है कि भारत और भूटान ने हाल ही में अपनी पहली पनबिजली संयुक्त उद्यम परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कब किए हैं? अभी जल्दी में ही किया गया है ऐसा। तो नाम क्या है भाई? भारत और भूटान ने अपनी अपनी पहली पनबिजली संयुक्त उद्यम परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका नाम है सनकोशी जल विद्युत क्या है? सनकोशी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, नहीं, चलिए देखते हैं। सनकोशी है कि मगदेजू? नहीं, यह है छोलोंगतु प्रोजेक्ट, छोलोंगतु हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भारत और भूटान के बीच में ये ध्यान रखना। भारत और भूटान ने पहले संयुक्त हाइडल परियोजना छोलोंगतु परियोजना के लिए समझौते किया। पहली बार है जब भारत भूटान जल विद्युत परियोजना का निर्माण 55-55 मतलब 50-50 संयुक्त उद्यम के रूप में किया जाएगा, न कि सरकार के से समझौते के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है? एक मिनट। तो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 268। क्या है प्रश्न? 268 है कि पांडुलिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आमतौर पर मनका नामक एक पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते थे। पांडुलिपि जो बोला जाता था वो क्या था? किसी पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे, इसलिए उनको पांडुलिपि बोला जाता था क्या? तो भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि पूरा पाषाण काल के दौरान पाए जाने वाले जो पत्थर के औजार है वो आमतौर पर छोटे होते हैं और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो पूछा क्या गया भाई? सही नहीं मतलब गलत बताना था। तो गलत कौन सा हो गया? तो गलत तो दोनों हो गए ना। ठीक है, तो ये इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सी इसका सही उत्तर है। हाँ, पांडुलिपि को पांडुलिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें हाथ से लिखा गया था, इसलिए उनको बोलते हैं
पांडुलिपि लैटिन भाषा शब्द में मनु से आया है। शब्द जो पांडुलिपि है वो लैटिन भाषा के मनु से आया हुआ, जिसका अर्थ होता है हाथ। ठीक है, तो यह आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर या बर्च के रूप में जाने जाने वाले पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते थे। किस पे लिखे जा रहे हैं? ताड़ का पत्ता होगा या फिर बर्च के छिलके पर, बर्च के विशेष रूप से जो तैयार छाल होती थी उस पे लिखा जाता था। ठीक है, और हाथ से लिखा जाता था, इसलिए इसको पांडुलिपि बोलते हैं। और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। मेसोलिथिक बोलते हैं। मेसोलिथिक अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार आमतौर पर छोटे होते हैं, इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो मेसोलिथिक अवधि के दौरान जो पत्थर के औजार पाए गए हैं और छोटे होते हैं उनको माइक्रोलिथिक कहा जाता है, इसलिए दूसरा ये स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न देखते क्या है, बताना इसमें कौन सा कथन सही है। सही है मतलब देखते हैं, मेहरगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर एक साइट है जो चीन और म्यांमार में जाने वाले मार्गों के करीब में स्थित है। तो गलत है, सीधे सीधे है कि मेहरगढ़ वहाँ नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। इससे सही उत्तर हो जाएगा, सही पूछा गया तो सही नहीं है, इसलिए हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए देखते हैं डी इसका सही उत्तर। हाँ, दावजली हैंडिंग ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर एक साइट दावजली नाम है जो ब्रह्मपुत्र घाटी के पास ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर पाया गया है, वो है दावजली हैंडिंग, जो चीन म्यांमार में जाने वाले मार्गों के करीब है। मेहरगढ़ एक उपजाऊ मैदान है बोलन दर्रे के पास, जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। तो मेहरगढ़ कहाँ भाई? ये बोलन दर्रे के पास में पड़ता है। ठीक है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है। ठीक है, गलत पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सही नहीं बताना इसमें कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई संस्कृत ग्रंथ जो किन्फो है कि बड़े नेटवर्क के लिए कुला शब्द का प्रयोग किया गया है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार एक ही गोत्र के सदस्य विवाह नहीं कर सकते थे। तो बात सही है, ये आज भी होता है कि एक गोत्र की शादी एक ही गोत्र में, सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। ठीक है, आज भी ये परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। ठीक है, तो इसका दूसरा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि गलत पूछा गया था तो पहला स्टेटमेंट गलत, इसलिए ए इसका सही उत्तर हुआ। अगर सही पूछा जाता तो सही उत्तर हो जाता बी। ठीक है, तो ये परंपरा हमारे यहाँ आज भी गोत्र वाली प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। संस्कृत ग्रंथ कुनफोल, संस्कृत ग्रंथ है एक, संस्कृत का एक ग्रंथ है, नाम है कुनफोल, कि बड़े नेटवर्क के लिए परिवार और जन्नती को नामित करने के लिए कुला शब्द का, नेटवर्क में क्या किया? परिवार और जन्नती को नामित करने के लिए कुला शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके आगे प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक दृष्टा के नाम पर रखा गया था, और वो सभी जो एक ही गोत्र से थे उनके वंशज माने जाते थे। इसी गोत्र के सदस्य विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई प्रश्न है, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि आधुनिक भारत में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ शहर रहे हैं जो कि इस समय आधुनिक भारत में नहीं है, वो कौन कौन से हैं ऐसे? तो आपको बताएं कि हड़प्पा पाकिस्तान, सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो यहाँ नहीं है, इसके अलावा आपका चन्नदड़ो, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, याद करिए, हिंडन नदी, मेरठ, पूर्वी छोर, किसका पूर्वी छोर है? ये पूर्वी छोर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है।
ठीक है। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया ए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते क्या है। ए इसका हाँ सही उत्तर है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के हिस्सा हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। वैदिक समाज, प्रारंभिक वैदिक समाज आदिवासी समाज था। प्रारंभिक जो वैदिक समाज था वो आदिवासी समाज था, जिसमें सामाजिक संबंध रिश्तेदारी संबंधों पर आधारित थे। प्रारंभिक वैदिक समाज आदिवासी समाज था, जिसमें सामाजिक संबंध रिश्तेदारी संबंधों पर आधारित थे। सही बात है। पुरुष सदस्य को दिया गया जो महत्व था वो ऋग्वेद के भजनों में परिलक्षित होता है। ये भी बात सही है। पुरुष सदस्य को जो भी दिया गया महत्व रहा वो कैसे रहा है, ऋग्वेद के भजनों में दिया गया है। महिलाओं को शिक्षित किया गया और उनकी विधानसभाओं तक पहुंच थी। विधानसभा जैसे हमने बताया था क्या, वैदिक शुरुआत का जो वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, सभा समिति 2 पुत्रियां हैं, और सभा समिति का काम भी क्या है कि राजा के काम पर नियंत्रण रखने का काम है उनका। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई हैं, तीर्थ, इंद्राणी, सची, श्रद्धा और भी हैं। ठीक है, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं और सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लें। पहले व्याख्या देखते क्या है कि प्रारंभिक वैदिक समाज आदिवासी समाज था, जिसमें सामाजिक संबंध रिश्तेदारी संबंधों पर आधारित थे। बात सही है। पुरुष सदस्य को दिया गया महत्व ऋग्वेद के भजनों में परिलक्षित होता। बात ये भी सही है। प्रारंभिक वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक जो पितृ समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था। भले ही सोसाइटी पितृसत्तात्मक थी, महिलाएं शिक्षित थी, विधानसभा में उनकी पहुंच थी। ऐसे उदाहरण है जहां महिलाओं ने भजनों की रचना की। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों के बारे में बताना, कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान करनी है 273 नंबर। तो भाई हड़प्पा के बर्तन बलूचिस्तान की सिरेमिक परंपरा और सिंधु प्रणाली के पूर्व की संस्कृतियों के सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हड़प्पा के बर्तन हैं वो बलूचिस्तान के सिरेमिक परंपरा और सिंधु प्रणाली के पूर्व की संस्कृतियों के सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ भाई, पहला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। दूसरा क्या है कि मिट्टी के बर्तनों पर चित्र सजावट में विभिन्न मोटाई, हथेली, पक्षी, जानवर, पीपल के पेड़ आदि का क्षैतिज आज की क्षैतिज रेखाएं थी। ये भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके गलत हैं। सॉरी, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। हड़प्पा बर्तन बलूचिस्तान की सिरेमिक परंपरा और सिंधु प्रणाली के पूर्व की संस्कृतियों के सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात सही है। दूसरा है कि मिट्टी के बर्तनों पर चित्र सजावट में विभिन्न मोटाई, हथेली, पक्षी, जानवर, पीपल के पेड़ आदि की क्षैतिज रेखाएं पाई जाती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुए, सही हो गए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सी इसका सही उत्तर है। हड़प्पा के बर्तन बलूचिस्तान की सिरेमिक परंपरा और सिंधु प्रणाली के पूर्व की संस्कृतियों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। सही है। मिट्टी के बर्तनों पर चित्र सजावट में कोई मोटाई, विभिन्न मोटाई, हथेली, पक्षी, जानवर, पीपल आदि के पेड़ की क्षैतिज रेखाएं होती हैं। बात ये भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, हो सकता है कि ये लास्ट प्रश्न हो। चलिए डी आ गया, इसका सही उत्तर ही दिख गया है। तो इसका सही उत्तर डी है पहले ही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके ये बताना है कि जनपद और महाजनपद के बारे में गलत बताना है। ठीक है, जनपद और महाजनपद के लिए हमें गलत शब्द बताने हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, जनपद अनिवार्य रूप से कृषि बस्तियां थी, अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र में मुख्य क्षत्रिय वंशजों के नाम पर थी, तो गलत हो गया। ठीक है, क्या भाई, जनपद अनिवार्य रूप से कृषि बस्तियां थीं, अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र में मुख्य क्षत्रिय वंशों के नाम पर थीं। कुछ जनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के रूप में विकसित हुए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। सही पूछा गया था इसलिए हो गया। अच्छा गलत बता रहे हैं, अच्छा गलत बता रहे हैं
तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, अभी हम भी वही बताते हैं। तो दोनों ही जब सही हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गलत है कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, व्याख्या देखते क्या है। जनपद अनिवार्य रूप से कृषि बस्तियां थी और अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र में मुख्य क्षत्रिय वंशजों के आधार पर थी। ठीक है, कुल जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के रूप में विकसित हुई, बातें भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण है चित्रकला की कला से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया को संदर्भित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, क्या है कि कौन सा पुराण चित्रकला की कला से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो भाई कौन सा पुराण है ये, पुराण का नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दीवार चित्रों और आइक्रोमेट्री, क्या है भाई, दीवार चित्र आइक्रोमेट्री के बारे में दर्शाया गया है। किसमें, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। उसके आगे है कि वायु पुराण में भारतीय संस्कृति के भूगोल तथा नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन और गुप्त जैसे प्रमुख भारतीय राजवंशों के बारे में उल्लेख भी किया गया है। किसमें, वायु पुराण में। ठीक है, उसके आगे है कि वायु और विष्णु पुराण में भारत के भूगोल का वर्णन। वायु और विष्णु में क्या है, विष्णु पुराण और वायु पुराण में भारत के भूगोल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भी है भाई। मार्कंडेय पाठ संभवतः, मार्कंडेय पाठ क्या है भाई, यह हिंदू धर्म के सबसे पुराने पुराणों में से एक है। क्या, मार्कंडेय पाठ। यह वैदिक विचारों और आध्यात्मिक विचारों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी और प्रतीकवाद से संबंधित है। क्या है, मार्कंडेय पाठ संभवतः हिंदू धर्म के सबसे पुराने पुराणों में से एक है। यह वैदिक विचारों और आध्यात्मिक विचारों के लिए सामाजिक संस्कृति जानकारी और प्रतीकवाद से संबंधित है। चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, इसकी व्याख्या हो गई। इच्छा ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज का, इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके ये बताना कि कौन सा कथन सही है। तो आर्यों ने सिंधु लोगों को डायसिस कहा, बात सही है। आर्यों ने सिंधु के लोगों को क्या कहा था, डायसिस कहा था, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही हो गई। दूसरा, शुरुआती आर्यों ने खुद को विदेशी हमलों से बचाने के लिए लकड़ी के बड़े महल बनाए थे, गलत है। उनके पास धन के रूप में मवेशी और जमीन दोनों थे, मवेशी और जमीन दोनों थे जब ये इन लोगों का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, पहला सही उत्तर है इसका, सही हो गया ए। ठीक है, देखते हैं क्या है व्याख्या इसकी, ए इसका सही उत्तर। आर्यों ने सिंधु लोगों को डायसिस कहा था, अब इसलिए पहला सही हुआ। प्रारंभिक आर्य लोग खानाबदोश थे, स्थायी बस्तियां नहीं बनाते थे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। धन का स्वामित्व तो मवेशियों के संदर्भ में था, ना कि भूमि के। धन का जो स्वामित्व होता था वो मवेशियों के ऊपर डिपेंड करता था, जितने सारे जानवर होंगे जिसके पास, वो बनेगा यहाँ का ताकतवर। ठीक है, उसके अलावा धन का स्वामित्व तो मवेशियों के संदर्भ में था, न कि भूमि के रूप में, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज वीडियो से यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।